Hello everyone, a warm welcome to you all on our channel उत्कर्ष classes. I am Monali and students, आज हम medieval history के important questions को solve करेंगे, जिसमें आज का topic हमारा होने वाला है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी स्टूडेंट्स दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से संबंधित आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से रिलेटेड जब भी बात आती है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को पता है कि आपके मेडाइवल हिस्ट्री में जहां कुछ यूनिट्स को केवल और केवल दिल्ली सल्तनत, मुगल्स या फिर मराठास में बांटा हुआ है, वहीं अलग से यूनिट्स जो हैं वो बटी हुई हैं आप लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन पर। तो डेफिनेटली अगर हम इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़ के और जो इम्पॉर्टेंट एम्पायर्स हैं, अगर हम उसके प्रशासन से संबंधित सारी चीज़ों को कवर करके जाएं तो वो आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्प आउट करेगा। कारण ये है कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें हमें बहुत वास्ट अथाह कभी भी नहीं पढ़ना पड़ता। कम चीज़ों को पढ़कर हम श्योरिटी ले सकते हैं कि हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट होंगे। तो जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि जेआरएफ को क्रैक करने के लिए हार्ड वर्क से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है स्मार्ट वर्क। तो ऐसे टॉपिक्स को हम भी आप लोगों के लिए यूट्यूब पर लेकर आते हैं जो कि हॉट टॉपिक्स रहते हैं और जहां पर स्मार्ट वर्क करते हुए, कम चीज़ों को पढ़ते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो आप लोग सिक्योर कर सकते हैं। तो इसी श्रेणी में स्टूडेंट्स हम 2 क्लासेस करेंगे सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से, ठीक है। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज नाउ विजिबल ऑन योर स्क्रीन। सबसे पहले कुछ कॉमन क्वेश्चंस पे बात करते हैं और धीरे धीरे कुछ रेयर फैक्ट्स पे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमेशा मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा आपको देखने के लिए मिलेगा। अगेन यहाँ पर एक साइड पे आपको डिपार्टमेंट्स दिए हैं और दूसरे साइड पे रिलेटेड पोस्ट्स या संबंधित पद दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि सूची 1 में दिया है सबसे पहले सैन्य विभाग, दीवाने रिसालत, धार्मिक विभाग, दीवाने अर्ज, पत्राचार विभाग, दीवाने अमीर कोही, कृषि विभाग, दीवाने इंशा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट्स दिए हैं और सामने उनके जो रिलेटेड पद हैं या जो एसोसिएशंस हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिलाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे मिलिट्री डिपार्टमेंट, तो स्टूडेंट्स मिलिट्री डिपार्टमेंट हम सब जानते हैं कि दीवाने अर्ज जो है वो मिलिट्री डिपार्टमेंट कहलाता है। और जब हम बात करते हैं ओवरऑल दिल्ली सल्तनत की, तो स्टूडेंट्स हम सब जानते हैं, देखिए एक चीज हम सब जानते हैं कि स्लेव डायनेस्टी यानी जो गुलाम वंश है वो सबसे पहले आता है, ठीक है। जब भी दिल्ली सल्तनत की बात होती है तो स्लेव डायनेस्टी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गुलाम वंश, वो सबसे पहले आता है। फिर आता है स्टूडेंट्स खिलजी डायनेस्टी, फिर आता है तुगलक्स, फिर आता है सैयद और लास्ट में आता है स्टूडेंट्स लोधी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी आती है, फिर उसके बाद खिलजीज का रूल स्थापित होता है, जिसमें हमने ऑलरेडी खिलजी इंपीरियलिज्म से रिलेटेड 2 क्लासेस की थी, जहां पर हमने अलाउद्दीन खिलजी के इंपीरियलिज्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो मेक श्योर स्टूडेंट्स कि अगर आप लोगों ने पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो डू चेक देम आउट। फिर 3rd नंबर पे आता है स्टूडेंट्स तुगलक्स, उसके बाद आते हैं सैयद्स और लास्ट में आते हैं आपके लोधीज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो इल्तुतमिश आता है वो वास्तव में एडमिनिस्ट्रेशन को स्थापित करता है, ठीक है। तो जब भी दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की बात होगी तो आप देखोगे कि मूल रूप से, वास्तविक रूप से जो सबसे पहले जो प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को स्टैब्लिश कर रहा है तो वो होगा इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एस्टैब्लिश करता है, जैसे दीवाने विजारत जो कि सबसे प्रमुख डिपार्टमेंट हुआ करता था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट या रेवेन्यू से भी ज़्यादा प्रॉपर वर्ड है वित्त विभाग या फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो अगर हम इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश स्टूडेंट्स वित्त विभाग या फाइनेंस डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश करता है। वहीं ये
दीवाने रिसालत, जो कि आप लोगों का रिलीजियस डिपार्टमेंट भी था कुछ इतिहासकारों के मुताबिक, कुछ इतिहासकारों के मुताबिक वो विदेश विभाग भी था। दीवाने इंशा, जो कि करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट होता है। तो ये जो बेसिक कोर डिपार्टमेंट्स होते हैं वो स्टार्टिंग में ही इल्तुतमिश के द्वारा डेवलप कर दिए जाते हैं। और अभी जो क्वेश्चन में हमने दीवाने अर्ज की बात करी, तो स्टूडेंट्स अलग से जो एक मिलिट्री डिपार्टमेंट है वो एस्टैब्लिश करता है बलबन, ठीक है, वो एस्टैब्लिश करता है बलबन। तो कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में जो हम मिलिट्री डिपार्टमेंट देख रहे हैं, तो ए का 2 हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज, ठीक है। फिर अगर हम उसकी बात करें रिलीजियस डिपार्टमेंट की, तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स की दीवाने रिसालत जो है वो कुछ इतिहासकारों के मुताबिक रिलीजियस डिपार्टमेंट था, वहीं कुछ इतिहासकारों के मुताबिक स्टूडेंट्स ये फॉरेन डिपार्टमेंट या फिर विदेश विभाग भी था। तो आप लोग क्वेश्चन में देख लीजिएगा, अगर आप लोगों को दीवाने रिसालत के लिए रिलीजियस डिपार्टमेंट नहीं दिया, दैट मीन्स वो विदेश विभाग हो जाएगा। करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट कहलाता है स्टूडेंट्स दीवाने इंशा, ठीक है, सी का 4। और उसके बाद आप देखेंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तो स्टूडेंट्स हम सब जानते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दीवाने अमीर को ही कहलाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है आप लोगों का, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, जहाँ पे ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा रिलीजियस डिपार्टमेंट 1, सी का हो जाएगा करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट इंशा, और डी का हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे दीवाने अमीर को ही। तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज और स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो जैसा कि मैंने आपको एक कंफ्यूजन यहाँ पे बहुत बड़ा क्लियर कर दिया कि दीवाने रिसालत जो है वो कुछ इतिहासकारों के मुताबिक विदेश विभाग होता था, जबकि ऑन दी अदर हैंड कुछ इतिहासकारों के मुताबिक जो दीवाने रिसालत था वो विदेश विभाग होता था। तो रिसालत में आप लोग दोनों ही पॉइंट्स याद रखेंगे स्टूडेंट्स, विदेश भी धार्मिक भी। और यहीं पर आप याद रखना, दीवाने रिसालत को दीवाने रियासत से कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है। दीवाने रियासत ये आपका मार्केट रिफॉर्म्स का डिपार्टमेंट था, जो बाजार बेसिकली बाजार सुधार जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए थे, तो ये मार्केट या उन बाजार रिफॉर्म से संबंधित डिपार्टमेंट होता था, जो कि हमारे एके यानी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो अगेन रिसालत को रसालात भी कह दिया जाता है, लेकिन उसे रियासत से आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। इस चीज को आप लोगों को बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाजार विभाग होता था आपका दीवाने रियासत। चलिए आगे चलते हैं, अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू वजीर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आप लोगों को जस्ट बताया कि स्टार्टिंग में दिल्ली सल्तनत के जो इल्तुतमिश थे, ठीक है, स्टार्टिंग में जो आपके इल्तुतमिश थे, तो इल्तुतमिश ने दीवाने विजारत, दीवाने इंशा, दीवाने रिसालत, ये बेसिक डिपार्टमेंट्स को एस्टैब्लिश कर दिया था। तो दीवाने विजारत जो कि इनका प्रमुख वित्त विभाग हुआ करता था, और सारे लोक प्रशासन के विभागों को भी देखा करता था, मतलब ओवरऑल जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें भी देखा करता था। तो अब जब हम बात करते हैं वजीर की, तो वजीर कौन होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये एक तरीके से सबसे प्रमुख मंत्री हुआ करता था और दीवाने विजारत का हेड होता था। तो वजीर से संबंधित ही स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को दो प्रश्न जो हैं वो दिए हुए हैं। तो अब आपको पता है कि वजीर कौन है, दीवाने विजारत का हेड है। कौन है स्टूडेंट्स, दीवाने विजारत का हेड है, जो कि क्या हुआ करता था, वित्त विभाग हुआ करता था। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्या बोला गया है। वजीर के संदर्भ में आप लोगों को दो कथन दिए हैं। 14वीं सदी में इसे राजस्व विशेषज्ञ माना जाता था, यहाँ आय व्यय दोनों का प्रबंध करता था। फिरोज शाह तुगलक ने ख्वाजा जहां को अपना वजीर बनाया था। तो वजीर से संबंधित 3 क्वेश्चंस हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है स्टूडेंट्स कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर फॉल्स। तो ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है कि सही कथन पूछा है कि गलत। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों से असत्य कथन पूछा गया है। अब कॉमन सेंस लगा के देखते हैं। 14वीं शताब्दी में ऑब्वियस सी बात है कि वजीर, मैंने आपको बताया, पूरा वित्त देखा करता था। तो देखो पहला पॉइंट तो ऑब्वियस है कि सही होगा, क्योंकि वित्त देख रहा है, राजस्व देख रहा है, मतलब रेवेन्यू देख रहा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, तो पहला कथन आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स सही।
सेकेंड कथन की बात करते हैं, ही यूज्ड टू मैनेज बोथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ऑब्वियसली अगर वित्त की बात हो रही है, अब सीधी सी बात है, आज अगर हमारे भारत में वित्त मंत्री हैं तो वो इनकम और एक्सपेंडिचर, आय और व्यय दोनों को देखेंगे। तो सेकेंड जो पोर्शन है वो भी आप लोगों का एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक मेड ख्वाजा जहां हिज वजीर, ये कथन आप लोगों का गलत है स्टूडेंट्स। क्यों गलत है मैम? क्योंकि जब हम ख्वाजा जहां की बात करते हैं तो ये जो थे ये मोहम्मद बिन तुगलक के वजीर थे। किसके वजीर थे स्टूडेंट्स? ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक के वजीर थे। तो यहाँ पर केवल जो 3 है वही बस गलत है, तो यहाँ पे आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट मीन्स केवल 3। क्यों? क्योंकि ख्वाजा जहां जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, ख्वाजा जहां, ये किसके थे? तो ये MBT के थे, जिन्हें हम जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। तो अब बात ये आती है कि तो मैम फिरोज शाह तुगलक का वजीर कौन होगा? फिरोज शाह तुगलक का कौन होगा स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से नोट करके रखना कि जब फिरोज शाह तुगलक के वजीर की बात आएगी तो इसमें हमें नाम देखने के लिए मिलता है खाने जहां का। किसका नाम देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे खाने जहां का नाम देखने के लिए मिलता है। किसका नाम देखने के लिए मिलता है? खाने जहान का नाम देखने के लिए मिलता है। ये चीज़ आप याद रखना। ये जो खाने जहां था स्टूडेंट्स, ये पहले एक तेलुगु ब्राह्मण था और फिर उसके बाद एक कन्वर्ट हुआ था और फिर उसका नाम पड़ा था खाने जहां। तो ऐसा नहीं है कि खाने जहां ओरिजिनली ही इस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम था। तो ये कौन था? फिरोज शाह तुगलक का जो वजीर था ये एक तेलुगु ब्राह्मण था जो कि इस्लाम में कन्वर्ट हुआ था। तो बेसिकली ये एक तेलुगु ब्राह्मण कन्वर्ट हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स आप यहाँ पर क्या याद रखेंगे? तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक ने किसे बनाया था? खाने जहान को बनाया था, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या लिखा है? ख्वाजा जहां, जो कि किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का। आई होप आप लोगों को ये फैक्ट याद हो गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है। तो एक तरफ यहाँ पर आपको फिर से मेडाइवल डिपार्टमेंट्स दिए, लेकिन इस बार उसके सामने उनके जो चीफ हैं, उनके जो प्रमुख हैं वो दिए हुए हैं। तो एक तरफ आपको मध्यकालीन विभाग दिए हुए हैं और दूसरे तरफ उसके संबंधित प्रधान दिए हुए हैं। पहले में दिया हुआ है दीवाने अर्ज। तो दीवाने अर्ज के हेड को क्या हम अरेज ए मामालिक कहते थे? दूसरे में दिया है कारखाना, तो क्या कारखाने के हेड को वकील ए दर कहा जाता था? थर्ड में है धार्मिक संस्थान, तो धार्मिक संस्थानों का जो प्रमुख होता था क्या हम उसे आला सद्र कहते थे? तो उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं? तो आपको बताना है कि इन 3 पॉइंट्स में से कौन कौन से बिल्कुल सही तरीके से मैच्ड हैं, ठीक है। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन कौन से सही तरीके से मैच्ड हैं। दीवाने अर्ज, कारखाना और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या रिलीजियस डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखोगे एक एक करके अगर हम एनालाइज करें तो यहाँ पे दीवाने अर्ज के चीफ को अरेज ए मामालिक ही कहते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी कि मेन जो डिपार्टमेंट्स हैं तो उनके लिए मामालिक वर्ड बहुत कॉमन होता था। तो ये बिल्कुल सही है। दीवाने अर्ज जो कि मिलिट्री डिपार्टमेंट हुआ करता था उसका हेड था अरेज ए मामालिक, तो ये वाला बिल्कुल सही मैच्ड है। सेकेंड की बात करते हैं हम कारखानों की। अब देखो स्टूडेंट्स, कारखाने के आगे दिया है वकील ए दर। अब आप एक चीज याद रखना कि वकील ए दर नाम का जो अधिकारी होता था ये मेनली सुल्तान के जो गृहस्थ मामले होते थे, गृहस्थ मामले, और जिसे हम कह सकते हैं रॉयल हाउस होल्ड के अफेयर्स, रॉयल हाउस होल्ड अफेयर्स, वो देखा करता था, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या था कि ये वकील ए दर जो है ये उन कारखानों को या उन चीज़ों को देखा करता था जो कि राजा के या सुल्तान के हाउस होल्ड अफेयर से संबंधित थे, मतलब जो उसका गृहस्थ जीवन होता था या जो गृहस्थ से रिलेटेड जितने भी मामले होते थे उनसे रिलेटेड मैटर्स को देखा करता था वकील ए दर। तो इसको भी हम गलत नहीं मान सकते, हम सही ही मानेंगे। तो कारखानों का मतलब निश्चित रूप
से एक तरीके से वर्कशॉप्स ही होता है, जहाँ पर एक कारखाना क्या होता है भाई, जहाँ पे वस्तु बनती है। नॉर्मल हम कारखाने वर्ड का मतलब क्या जानते हैं कि जहाँ पर जो वस्तुएं हैं या जो कोई भी आइटम है वो बनता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर भी कारखाने का मतलब वो है, लेकिन यहाँ पर ये जो कारखाने का ही हेड रहता था वकील दर, ये मेनली उन्हीं वस्तुओं को देखता था जो कि सुल्तान के गृहस्थ के मामलों से संबंधित थी, जो कि सुल्तान के रॉयल हाउस होल्ड अफेयर्स से रिलेटेड होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे स्टूडेंट्स, तो कारखाने का हेड बिल्कुल सही लिखा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो कारखाना रहता था वो एक गृहस्थी विभाग ही होता था। क्या होता था स्टूडेंट्स? यहाँ पे जिस कारखाने की बात हो रही है तो वो एक गृहस्थी विभाग ही होता था, तो इसलिए हम इसको भी सही मानेंगे। तो ये भी सही मैच्ड है, ये भी सही मैच्ड है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, जहाँ भी धर्म की बात आती है तो आप लोगों ने आमतौर पे सुना होगा कि सदर शब्द की बात आती है, तो थर्ड वाला भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन से करेक्टली मैच्ड हैं, तो भैया तीनों ही करेक्टली मैच्ड हैं। तो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 1, 2 और 3। आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं है। कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत यूज्ड जवाबित, इट वॉज रिलेटेड टू। तो यहाँ पर जब भी हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो एक वर्ड आता है हमारे सामने जिसे कहा जाता है जवाबित या जवाबित। तो ये जो वर्ड है ये किससे संबंधित था? भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर मापने वाला यंत्र। क्या जवाबित एक इंस्ट्रूमेंट होता था जो कि लैंड रेवेन्यू की रेट को मेजर करने के लिए काम आता था? एन एडिशनल पेमेंट मेड टू द उलेमास, उलेमाओं को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान क्या आप लोगों का जवाबित कहलाता था? इक्तादारों द्वारा दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, क्या इक्तादार जो अपनी एडिशनल, जो भी उनकी एडिशनल रेवेन्यू बचती थी, क्या उसे हम जवाबित कहते थे? या फिर रेगुलेशंस मेड बाय द सुल्तान फॉर रनिंग द गवर्नमेंट अफेयर्स, राजकीय या राजकाज चलाने हेतु सुल्तान द्वारा बनाए गए विनियम। ठीक है, विनियम। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग देखिए, हम जवाबित किसको कहते थे? तो जवाबित कहते थे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, रेगुलेशंस मेड बाय द सुल्तान फॉर रनिंग द गवर्नमेंट अफेयर्स। तो यहाँ पर क्या होता था? राजकाज चलाने हेतु सुल्तान जो भी विनियमन बनाता था स्टूडेंट्स, या जो भी ऑर्डर्स निकालता था या जो भी रेगुलेशंस बनाता था, ठीक है, तो उसे कहा जाता था जवाबित। तो जवाबित क्या होते थे? एक तरीके से स्टूडेंट्स आप इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड यूज होता है रॉयल डेक्रीज। तो रॉयल डेक्रीज जो भी सुल्तान पास करता था, और ऐसे डेक्रीज मतलब वही कि एक विनियमन बनाना या कोई एक आदेश निकालना, तो वो रॉयल डेक्रीज जो पूरे ओवरऑल सल्तनत के राजकाज को चलाने में, उसके प्रशासन को चलाने में काम आते थे, उन रॉयल डेक्रीज को कहा जाता था जवाबित। और इसमें अक्सर मुस्लिम कानूनों का समावेश होता था, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर कुछ सुल्तानों को छोड़ दिया जाए, मतलब कुछ इक्के दुक्के सुल्तानों को छोड़ दिया जाए अगर, तो लगभग जो सुल्तान थे वो बहुत हद तक अपने प्रशासन में मुस्लिम कानूनों को लागू करते थे। ठीक है, अब जैसे अपन अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तानों की बात करें, तो निश्चित रूप से अलाउद्दीन खिलजी ने बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मुस्लिम कानूनों का समावेश अपने जवाबित पे नहीं किया। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें तो अक्सर जो जवाबित होते थे उसमें मुस्लिम कानूनों का समावेश भी हमें देखने के लिए मिलता था। इसलिए स्टूडेंट्स कई बार ये जो रॉयल डेक्रीज है तो उसे हम कह सकते हैं कि इसमें इस्लाम धर्म का भी समावेश होता था। एक तरीके से शरीयत के अकॉर्डिंग भी जो डिसीजंस है वो यहाँ पर लिए जाते थे। ठीक है, तो अब ये रॉयल डेक्रीज में मुस्लिम कानूनों का भी समावेश होता था, और जिस प्रकार का सुल्तान है तो वो अपने अकॉर्डिंग भी डिसीजंस लेता था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी रेगुलेशन सुल्तान बनाता था पूरे सल्तनत के कामकाज को संभालने के लिए, उसे जवाबित कहा जाता था। ठीक है, वहीं स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे सेकंड बी वाले ऑप्शन की बात करें,
सी वाले ऑप्शन की बात करें कि इक्तादारों द्वारा दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, तो स्टूडेंट्स एक्चुअली क्या होता था, यहाँ से भी इस पॉइंट से भी रिलेटेड एक टर्म हमारे पास निकल कर आ रहा है, आप लोगों ने सुना होगा कई बार, जिसे हम कहते हैं फवाजिल। तो फवाजिल क्या होता था, वो एडिशनल रेवेन्यू होती थी जो कि इक्तादार खजाने में, सरकारी खजाने में जमा करवाते थे। ठीक है, तो फवाजिल जो होती थी वो एडिशनल रेवेन्यू होती थी विच वॉज पेड बाय इक्तादार्स। ठीक है, तो उसे क्या कहते थे, फवाजिल। तो इक्तादार अपने इक्ता का जो भी खर्चा पानी है कि भाई सेना को मेंटेन करने में जो खर्चा आ रहा है, ओवरऑल इक्ता के प्रशासन को संभालने में जो खर्चा आ रहा है, उन सबको निकालने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट उसके पास बचती थी वो सरकारी खजाने में, सुल्तान के खजाने में जमा कराता था, उसे कहा जाता था स्टूडेंट्स फवाजिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक इकाइयों को पदानुक्रम में लगाइए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स की यूजीसी नेट इस टाइप के सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चंस हर बार ही पूछता है। अरेंज द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ दिल्ली सल्तनत इन हिरार्की, शिख विलेज सूबा परगना, सूबा शिख परगना विलेज, सूबा विलेज परगना या शिख, परगना सूबा विलेज और शिख। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखो एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट्स की बात आ रही है, किसकी बात आ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट्स की बात आ रही है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स अगर हम इस प्रश्न के माध्यम से दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक पद्धति की बात करें, ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन था वो अरबी फारसी पद्धति पर आधारित था। किस पे आधारित था स्टूडेंट्स, अरबी फारसी पद्धति पर आधारित था, अरबी फारसी पद्धति पर, ठीक है, अरबी फारसी पद्धति पर आधारित था, मतलब आपके अरेबिक और पर्शियन सिस्टम्स जो होते थे उन पे बेस्ड था। अब इसमें क्या होता था स्टूडेंट्स, इसमें ऑब्वियस सी बात है कि सबसे ऊपर सुल्तान रहता था, ठीक है, सुल्तान रहता था, और सुल्तान जो था वो बेसिकली ओवरऑल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे प्रमुख हेड होता था वो ऑब्वियसली सुल्तान होता था। लेकिन आपको पता है कि किसी भी एम्पायर के प्रशासन की बात आती है तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यानी केंद्रीय प्रशासन के नीचे आता है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोविंशियल प्रशासन। प्रोविंशियल मतलब प्रांतीय प्रशासन। तो स्टूडेंट्स जब भी प्रांतीय प्रशासन की बात होती है तो दिल्ली सल्तनत में प्रांतों को क्या कहा जाता था, इक्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था स्टूडेंट्स, इक्ता। लेकिन यही इक्ता जो है वो धीरे धीरे जाके सूबा बनेंगे। क्या बनेंगे, सूबा। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में आपको सूबा दिख रहे हैं, तो ये सूबा जो है, जो इक्ता है, जिसपे पूरा दिल्ली सल्तनत का जो एरिया है वो प्रोविंसेस यानी प्रांतों में बटा रहता था और उन प्रांतों को कहा जाता था इक्ता। ठीक है, तो ये जो इक्ता थे यही आगे चल के क्या बने, सूबा बने। ठीक है, आई बात समझ में। तो इक्ता या सूबा क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि ये प्रोविंसेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्रोविंसेस हो जाएंगे। अब इक्ता प्रोविंसेस जो है, आप कॉमन सेंस लगाना, आज हमारे इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो किस में बटे हुए हैं, हर एक स्टेट के अंदर कुछ मात्रा में डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, सीधी सी बात है। तो इक्ता जो है स्टूडेंट्स, उसके नीचे जो इकाई हमको देखने के लिए मिलेगी वो शिख देखने के लिए मिलेगी। और शिख का मतलब क्या होता था, जिला, जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आता है परगना। उसके बाद क्या आ जाएगा, परगना। और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका ग्राम, ग्राम या गांव। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखोगे यहाँ पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे मेन सुल्तान होता है। अब देखो, सुल्तान की मदद के लिए सुल्तान के साथ साथ उसके कुछ अमीर वर्ग यानी कुछ नोबिलिटी क्लास रहती है स्टूडेंट्स। अमीर वर्ग मतलब जिन्हें हम इंग्लिश में नोबल्स कहते हैं। फिर सुल्तान में उलेमाओं का भी इंटरफेरेंस रहता ही रहता था। जब तक अलाउद्दीन खिलजी जैसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और स्ट्रिक्ट सुल्तान नहीं आए, तब तक आप देखोगे कि उलेमास हमेशा सुल्तान के कामकाज में इंटरफेरेंस किया ही करते थे। ठीक है, तो एक अमीर वर्ग होता था यहाँ पे और इन सुल्तान
को कई सारी चीज़ों में एडवाइस करने के लिए एक उलेमा वर्ग हुआ करता था, ठीक है। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में हमें मेनली सुल्तान और उसकी जो भी मिनिस्ट्री रहती थी वो देखने के लिए मिलती है। जब हम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो प्रांतों को क्या कहा गया, इक्ता, और यही इक्ता आगे चल के क्या बने, यही इक्ता जो है वो क्या कहलाए स्टूडेंट, सूबा। तो सबसे बड़ी यूनिट कौन सी हो गई, सूबा। अब सूबा का जो हेड रहता था वो इक्तादार कहलाता था, मुक्ति भी कहते थे स्टूडेंट्स, ठीक है, इक्तादार भी कहते थे, मुक्ता या मुक्ति भी कहते थे, नायब भी कहा जाता था, इस चीज को भी याद रखना। तो जो आपका इक्तादार है उसे मुक्ता या मुक्ति भी कहा जाता था, वली कहा जाता था, नायब कहा जाता था। फिर उसके बाद शिख, तो शिख का हेड कौन कहलाता था स्टूडेंट्स, शिकदार। तो शिख का हेड कौन कहलाता था, शिकदार कहलाता था। और इक्ता का हेड कौन कहलाता था, इक्तादार, ठीक है, वली, नायब या फिर मुक्ता, ठीक है। परगना, परगना का हेड कहलाता था स्टूडेंट्स आमिल, परगना का हेड कहलाता था आमिल। और ग्राम के अधिकारियों में आप लोगों ने नाम सुने होंगे खूत मुकद्दम चौधरी के, ठीक है। तो ये जो रहता था ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पूरी की पूरी क्या रहती थी स्टूडेंट्स, हिरार्की रहती थी। आई बात समझ में। तो यहाँ पर इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा आंसर क्या बैठ रहा है, हमारा आंसर बैठ रहा है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले सूबा यानी कि इक्ता, फिर उसके बाद शिख, फिर उसके बाद परगना और फिर उसके बाद गांव। आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो अब अगेन स्टूडेंट्स दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों से संबंधित आपको यहाँ पे 4 कथन दिए जा रहे हैं। एक एक करके कथन को रीड करते हैं और एनालाइज करेंगे। इन्होंने एक सशक्त राजतंत्र की स्थापना की, सीधी सी बात है, इन्होंने एक सशक्त राजतंत्र की स्थापना की। दे एस्टैब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग मोनार्की, बिल्कुल सही कथन है। मंगोलों का सफलतापूर्वक सामना किया, ये भी बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर हम मंगोल आक्रमण की बात करें तो सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण स्टूडेंट्स अलाउद्दीन खिलजी के समय होते हैं। सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमणों की बात हम करते हैं तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण किसके समय में होते हैं, एके यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय में होते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी सक्सेसफुली रिपल्स करते हैं यानी मंगोलों को पीछे खदेड़ने में सफल हो जाते हैं। वहीं हम बात करें स्टूडेंट्स इल्तुतमिश के टाइम पे गेंगिस खान, जिसे हिंदी में आप लोग चंगेज खान कहते हैं और इंग्लिश में गेंगिस खान हमें पढ़ने के लिए मिलती है स्पेलिंग। तो चंगेज खान के टेरर से भी इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत को बचाने में कामयाब हो गया था। तो ये वाला कथन भी बिल्कुल ठीक है कि दे सक्सेसफुली फेस्ड द मंगोल्स, बिल्कुल सही, उन्होंने मंगोल्स को बहुत अच्छे तरीके से फेस किया। While ruling the दोआब they controlled ईस्टर्न राजस्थान। अब स्टूडेंट्स ईस्टर्न राजस्थान मतलब सीधी सी बात है आपके ये वाले हिस्से की बात हो रही, राजस्थान के इस वाले हिस्से की। तो सीधी सी बात है ये भी कि while ruling the दोआब they controlled ईस्टर्न राजस्थान, yes absolutely, ये वाला रीजन तो दिल्ली सल्तनत में इंक्लूडेड रहता था। बिहार एंड बंगाल remained under their control थ्रूआउट द सल्तनत पीरियड, जी नहीं, ये वाला कथन स्टूडेंट्स गलत है। देखो बिहार और बंगाल जो है वो कुछ समय बाद दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण से निकल गया था। तो यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। तो हमने क्या पकड़ा, हमने ये पकड़ा कि भाई फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, दैट इज केवल 4, ठीक है। तो केवल 4 विल बी द आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप एक चीज याद रखना कि बंगाल और बिहार जो है, ठीक है, बंगाल और बिहार जो है स्टूडेंट्स, तो 13वीं सदी की जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं 13th सेंचुरी की, तो 13वीं सदी के बहुत ज़्यादातर समय में मतलब आपके 13th सेंचुरी के कुछ पीरियड में ही बिहार और बंगाल जो था वो दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में नहीं था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। Consider the main problems faced by the early sultans during their rule over the Delhi Sultanate। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स दिल्ली सल्तनत पर शासन के दौरान आरंभिक सुल्तानों की प्रमुख समस्याओं पर विचार कीजिए।
तुर्क सरदार और गुलाम सुल्तान के प्रति विद्रोह करते थे। The Turkish chiefs and slaves kept rebelling against the sultans. The frequent invasions of the Mongol Genghis Khan from Central Asia were a major problem at this time. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से समझना है, यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि दिल्ली सल्तनत पर शासन के दौरान आरंभिक सुल्तानों की प्रमुख समस्याओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आरंभिक सुल्तान मतलब जैसे स्लेव डायनेस्टी को अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लेके चले तो क्या स्टूडेंट्स बार बार तुर्क सरदार और जो गुलाम रहते थे वो सुल्तान के प्रति विद्रोह करते थे? जी हाँ, बिल्कुल करते थे। आप लोगों ने देखा होगा कि इल्तुतमिश ने भी जो उसके विद्रोही जो गुलाम थे, क्योंकि आपको पता है कि ये लोग ओरिजिनली क्या थे, ये लोग ओरिजिनली आपके मोहम्मद घोरी के गुलाम ही थे। मोहम्मद घोरी बहुत सारे गुलाम छोड़ के गया था, स्लेव्स छोड़ के गया था। तो यहाँ पर क्या हुआ था बेसिकली कि ये बहुत सारे गुलाम छोड़ के गया था। तो जब इल्तुतमिश भी इनफैक्ट जब थ्रोन पे बैठता है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा यल्दौज वगैरह जैसे दूसरे गुलामों को वो हराता है। तो ये तो लाइन बिल्कुल सही बैठेगी कि द टर्किश चीफ्स एंड स्लेव्स kept rebelling against the sultans, वो सुल्तान्स के प्रति रिबेल करते रहते थे। जी हाँ, the frequent invasions of the Mongol Genghis Khan from Central Asia were a major problem at this time. Definitely भाई गेंगिस खान बार बार अगर इंडिया पे जैसे इल्तुतमिश के समय जब इल्तुतमिश का कार्यकाल चल रहा था उस समय गेंगिस खान आ गया था, तो भाई सीधी सी बात है स्टूडेंट्स की ऑब्वियस सी बात है कि निश्चित रूप से ये वाला कथन भी हम सही मानेंगे क्योंकि गेंगिस खान जो है वो बार बार परेशानी क्रिएट कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दोनों ही कथन सही नजर आ रहे हैं, तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, बोथ 1 and 2। ठीक है, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स बोथ 1 and 2। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसिडर द स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द फॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के पतन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, दिल्ली सल्तनत के पतन से संबंधित कि आखिर दिल्ली सल्तनत अगर अपने डाउनफॉल की तरफ गया, दिल्ली सल्तनत अगर डिक्लाइन हुआ तो उसके रीजंस क्या क्या थे, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेटमेंट्स को चेकआउट करना है। The Turkish chieftain Timur invaded India. The weak successors of the Delhi Sultanate could not maintain control over the conquered areas. At this time, many local provinces, kings and princes, etc. started ruling independently. After the fall of the Delhi Sultanate, the रूल ऑफ द लोधी डायनेस्टी स्टार्टेड। तो यहाँ पर आप लोगों से स्टूडेंट्स ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोगों से पूछा है कि भाई कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पर आपको फॉल्स स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट को आप लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो अगर आप लोग देखोगे कि द टर्किश चीफटेन तिमूर इन्वेडेड इंडिया, तो क्या स्टूडेंट्स तिमूर का आक्रमण दिल्ली सल्तनत के पतन में एक रोल प्ले करता है? तो जी हाँ स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि तिमूर का जो आक्रमण हुआ वो निश्चित रूप से हम मान सकते हैं कि तिमूर के आक्रमण के कारण दिल्ली सल्तनत का फॉल हुआ। सही बात है। दिल्ली सल्तनत के कमजोर उत्तराधिकारी विजित क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं रख सके, बिल्कुल सही बात है। हमने अभी भी देखा कि जैसे 13th सेंचुरी में बंगाल और बिहार दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल से बाहर हो गए थे, तो बहुत सारे उत्तराधिकारी बड़े बड़े फेमस सुल्तानों के ऐसे हुए कि वो एम्पायर को इंटैक्ट नहीं रख पाए। At this time, many local provinces, kings and provinces started ruling independently. तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विजयनगर एम्पायर, मदुरई सल्तनत, इन सब लोगों ने अपनी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि भाई बहुत सारे लोगों ने स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू कर दिया, तो ये कथन भी सही है। और यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा है? असत्य कथन। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद लोधी वंश का शासन आया? नहीं, ये तो ऑब्वियसली गलत बात है। दिल्ली सल्तनत में आपको 5 वंश कैसे लाइन से देखने के लिए मिलते हैं? स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी,
सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। ठीक है, तो ये वाला कथन जो है वो सीधे तौर पे गलत ही लिखा है। भाई ने लिखा है कि दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद लोधियों का वंश शुरू होता है, नहीं, लोधी भी दिल्ली सल्तनत में ही माने जाते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि फिर मुगल्स का रूल जो है वो भारत में शुरू हो जाएगा। तो चौथा स्टेटमेंट सीधे तौर पे गलत है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, केवल 4, क्योंकि यहाँ पर केवल 4 जो है वही आप लोगों का गलत है। तो आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? मुकद्दम, मुशर्रफ, बख्शी और काजी। मुकद्दम, मुशर्रफ, बख्शी और काजी। तो स्टूडेंट्स ध्यान से आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे से क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पर आप लोगों से पूछा है कि कौन सा कथन सही तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, सही तरीके से मैच नहीं है। मुकद्दम लिखा है हेरिडिटरी विलेज हेडमैन। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया कि गांव के जो यहाँ पर प्रसिद्ध अधिकारी होते थे वो होते थे खूत मुकद्दम चौधरी। तो ये वाला कथन आप लोगों का सही मैच्ड है। मुकद्दम निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये गांव का वंशानुगत मुखिया होता था। फिर उसके बाद मुशर्रफ, तो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। तो यस स्टूडेंट्स ये भी बिल्कुल सही है। मुशर्रफ जो होता था वो निश्चित रूप से हिसाब की देखरेख देखता था। तो मुशर्रफ पहले हिसाब की देखरेख देखता था, उसके बाद फिर दीवाने वजारत डिपार्टमेंट के पास जाता था, जिसे हम वजीर के हेड में आगे चीज़ों को देखते हैं, मतलब वजीर आगे चल के संभालेगा। लेकिन बेस लेवल पे मुशर्रफ जो था वो लगान की वसूली और हिसाब की देखरेख करता था। बख्शी सेना का प्रमुख अधिकारी, जी हाँ, बख्शी जो रहेगा स्टूडेंट्स वो सेना का ही एक अधिकारी हुआ करता था। फिर आप देखोगे मुगल्स में जाके हमको प्रॉपर मीर बख्शी नाम का अधिकारी देखने के लिए मिलेगा। लास्ट है, ये भी सही है, ये भी सही है, काजी। तो काजी जो रहता था स्टूडेंट्स वो न्याय विभाग का प्रमुख हुआ करता था। काजी जो रहता था वो आपके न्याय विभाग, ठीक है, न्याय विभाग का प्रमुख हुआ करता था, और जिसे आप लोगों ने सुना होगा इसका पूरा नाम था काजी उल कुजात। ठीक है, काजी उल कुजात। तो ये न्याय विभाग को देखता था, जुडिशियल डिपार्टमेंट को देखता था, प्रमुख सलाहकार ये नहीं कह सकते हम इसको। और यहाँ पे आप लोगों से क्या पूछा है कि सुमेलित नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, आंसर हो जाएगा इधर पे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। The historian Barni did not consider the rule in India under the Delhi Sultans to be truly Islamic because, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो कि दिखने में आसान होते हैं पर बहुत कंफ्यूज करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस एनटीए जरूर बनाता है। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन करने को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्यों? तो बर्नी का व्यू पॉइंट पूछा है कि बर्नी कहता है कि भाई दिल्ली सल्तनत में जिस प्रकार से दिल्ली के सुल्तानों ने रूल किया तो हम उसको ओवरऑल इस्लामिक नेचर का या इस्लामी प्रकृति का पूरा जो शासन है वो नहीं मान सकते, हम पूरे प्रशासन को प्रॉपरली इस्लामिक नहीं मान सकते। तो बर्नी ने इसका क्या रीजन दिया कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिड नॉट फॉलो इस्लाम, इसलिए कि भाई अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। मुस्लिम धर्म तत्वज्ञ की अक्सर उपेक्षा की जाती थी। क्या मुस्लिम थियोलॉजियंस वर ऑफन इग्नोर्ड, थियोलॉजियंस मतलब यही आपके उलेमाज हो गए, काजी हो गए, ये जो धार्मिक प्रमुख होते हैं और जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है इस्लाम धर्म का, तो क्या उनके धर्म क्या उनकी उपेक्षा की जाती थी यहाँ पर, इसलिए ऐसा होता था। सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के नियम भी बना दिए थे। तो क्या हम इस कारण की वजह से कह सकते हैं कि भारत में उस समय जो प्रशासन चला तो वो इस्लामी प्रकृति का नहीं था?
गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। तो क्या बर्नी ने ये कहा कि नॉन मुस्लिम्स वर गिवन द रिलीजियस फ्रीडम, इसलिए हम कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो पूरा प्रशासन था वो ट्रूली इस्लामिक नहीं था। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको हर पॉइंट अपने आप में थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन एग्जैक्टली बर्नी ने क्या कहा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। तो बर्नी ने कहा कि भाई उस समय भारत की लगभग जनता जो थी वो इस्लाम को मानती ही नहीं थी। जब वो इस्लाम को मान ही नहीं रही है तो हम उसे ट्रूली इस्लामिक नहीं कह सकते। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आ गई बात समझ में? तो अधिकतर जो आबादी है वो इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक की हमारी उत्कर्ष की दिवाली सेल जो है स्टूडेंट्स वो चालू है। और दिवाली सेल में आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिए कि ये सिर्फ 3 नवंबर तक ही चालू रहेगी और इसी में स्टूडेंट्स 90% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। इसके अलावा इतनी बड़ी सेल आपको इस साल देखने के लिए नहीं मिलेगी। और हमारा जो UGC नेट का अभ्युदय 3.0 बैच है, लास्ट मौका है आप लोगों के लिए इस बैच में एनरोल होने का, क्योंकि एग्जाम जो है वो ऑलरेडी थोड़ा सा डिले होगा। मे बी हमें दिसंबर की एंडिंग या जनवरी की स्टार्टिंग देखने के लिए मिल सकती है। तो ये बहुत बढ़िया टाइम है जहां पर आप 90% डिस्काउंट में बैच को अवेल कर सकते हैं। वहीं साथ ही साथ स्टूडेंट्स आप लोगों को 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी, प्लस जो पेपर 1 है उसकी भी पेपर 1 का रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो भी स्टूडेंट्स आपको फ्री मिलेगा। तो अगर आप पेपर 1 और साथ साथ में मेरा हिस्ट्री का बैच परचेज करना चाहते हैं जिसका ओरिजिनल प्राइस है 24,000, पर अब 24,000 की जगह स्टूडेंट्स आपको केवल और केवल 4800 रुपीज़ बस पे करने हैं पूरे फुल बैच को परचेज करने के लिए। पूरे फुल बैच में स्टूडेंट्स 10 यूनिट्स मेरे द्वारा कवर करवाई जाएगी। प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स दिए जाएंगे और एक एक चीज़ बहुत शानदार तरीके से, बहुत इत्मीनान से और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई जाती है जो आपको अदर प्लेटफॉर्म्स में देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मेक श्योर स्टूडेंट्स की 3 नवंबर से पहले पहले आप लोग एनरोल हो जाएं। डेमो लेक्चर्स ऑलरेडी हैं मेरे हिस्ट्री के, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में ही। वहीं स्टूडेंट्स अगर हम बात करें किसकी, पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज की, तो ऑफर प्राइस यहाँ पर सिर्फ ₹500 है। अगर आप लोग दोनों की ही टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहते हैं तो चलिए, तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं वापस हमारे क्वेश्चंस में और सॉल्व करते हैं रिमेनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजिबल नाउ ऑन योर स्क्रीन स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इक्ता सिस्टम? तो ध्यान से आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करना है कि इक्ता व्यवस्था, आपको पता है पूरे दिल्ली सल्तनत में जो सबसे प्रमुख प्रांतीय प्रशासन की जो बेसिकली शैली रही वो थी इक्ता प्रशासन की शैली। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कथन दिया है इक्ता वॉज अ रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। क्या इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी? सियासतनामा वॉज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इक्ता सिस्टम। Revenue collected from Ikta went directly to the Sultan's account. Mukti had to maintain the troops from the revenue collected from Ikta. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पर क्या बोला है भाई? सीधी सी बात है, इक्ता व्यवस्था की बहुत सारी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, यहाँ पर बहुत सारी उसकी कुछ विशेषताएं थी। तो इनमें से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। जी हाँ, बिल्कुल। इक्ता स्टूडेंट्स एक रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम हम इसे कह सकते हैं, जिसे किसने स्टार्ट किया था? तो इसे स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स इल्तुतमिश ने सबसे पहली बार। सियासतनामा
इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है? जी हाँ स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बुक। कौन सी? सियासतनामा। तो ये जो सियासतनामा की बुक है वो हमें इक्ता व्यवस्था की जानकारी देती है स्टूडेंट्स, और ये लिखी गई है निज़ाम अल मुल्क के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? निज़ाम अल मुल्क के द्वारा ये जो किताब है वो लिखी गई है। बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि सियासतनामा में हमें इक्ता प्रणाली की जानकारी मिलती है, और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? निज़ाम अल मुल्क के द्वारा लिखी गई है। रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम इक्ता वेंट डायरेक्टली टू द सुल्तान्स अकाउंट? जी नहीं। कॉमन सेंस लॉजिक लगा के अगर आप लोग देखोगे, लॉजिक लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स। ऑब्वियस सी बात है कि इक्ता हमने किसके अंडर में दिए हुए हैं? भाई मान लो ये पूरा भारत है हमारा, और उस समय दिल्ली सल्तनत ने क्या किए थे? अलग अलग प्रोविंसेस बना के रखे थे। वो प्रोविंसेस क्या कहलाते थे? इक्ता कहलाते थे। इक्ता को चलाने वाला प्रशासक कौन था स्टूडेंट्स? तो इक्ता को चलाने वाला प्रशासक इक्तादार कहलाता था, मुक्ति कहलाता था, नायब कहलाता था। तो भाई ये लोग क्या करते थे? ये इक्तादार अपने अपने इक्ता से जो रेवेन्यू है, जो राजस्व है, वो कलेक्ट करते थे। फिर इस राजस्व से अपनी सेना के खर्चे निकालते थे, अपने प्रशासन के खर्चे निकालते थे। सीधी सी बात है, अपनी सेना के खर्चे निकालते थे, अपने प्रशासन के खर्चे निकालते थे। आप खुद सोचो कि इक्तादारी व्यवस्था में क्या होता था। इक्तादार्स को अपने अपने इक्ता में अपनी अपनी सेना बेसिकली मेंटेन करनी पड़ती थी, कि जब भी सुल्तान को ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जब भी सुल्तान को ज़रूरत पड़ेगी तो उस केस सिनेरियो में जो इक्तादार है वो अपनी सेना सुल्तान को पहुंचाएगा। तो ऐसे केस में इक्तादार को अपने इक्ता में जो उसका महल है, जो उसके प्रशासन है, जो उसके नौकर चाकर हैं, जो उसकी प्रजा है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो उसकी सेना है, उसे देखना पड़ेगा। तो भाई इक्तादार जो भी अपने इक्ता से रेवेन्यू कलेक्ट करता था, उससे पहले अपने सेना के प्रशासन के खर्चे निकाला करता था। उन खर्चों में जो अतिरिक्त अमाउंट बचता था, मतलब जो एडिशनल अमाउंट बचता था, बस वो अमाउंट ही सुल्तान के खजाने में जाता था। सुल्तान जो दिल्ली में बैठा है, ठीक है, तो जो सुल्तान का जो सरकारी खजाना है उसमें सिर्फ अतिरिक्त अमाउंट ही जाता था। और मैंने आपको अभी क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया कि उस अमाउंट को हम क्या कहते थे? उस अमाउंट को कहते थे हम स्टूडेंट्स फवाजिल। क्या कहते थे उसको? फवाजिल कहते थे। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये जो इक्तादार थे, तो इल्तुतमिश ने जब इसको शुरू किया था तो इसको ऐसे शुरू किया था कि केवल योग्यता के आधार पर ही इक्तादारों को रखा जाता था, और इक्तादार की प्रथा को इल्तुतमिश ने कभी भी हेरिडिटरी नहीं बनाया। हाँ, आगे चल के आप देखोगे कि कुछ समय बाद ये हेरिडिटरी होगा फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे, लेकिन मेनली स्टार्टिंग में जब आप इक्तादारी व्यवस्था देखोगे तो यहाँ पे इक्तादारों को योग्यता के आधार पर लिया जाता था। ठीक है, ठीक है, इक्तादार वर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, मेरिट के आधार पर ये लोग अपॉइंट होते थे स्टूडेंट्स, और साथ ही इनके रेगुलर ट्रांसफर्स भी होते थे, ताकि ऐसा ना हो कि इक्तादार कभी ज़्यादा पावरफुल हो जाए और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर ले। तो ऐसा ना हो, इसलिए इन इक्तादारों का आपस में ट्रांसफ़र भी किया जाता था। ठीक है, तो बहुत बढ़िया व्यवस्था इल्तुतमिश ने जमाई थी। हालांकि धीरे धीरे कुछ दूसरे सुल्तानों के कारण ये व्यवस्था थोड़ी खराब हो जाती है फ्यूचर में जाके, लेकिन जब इसको शुरू किया गया था तो ये बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम इक्ता वेंट डायरेक्टली टू द सुल्तान्स अकाउंट? नहीं, फवाजिल जाता था, डायरेक्टली अमाउंट नहीं जाता था। तो ये वाला जो कथन है आप लोगों का सी, ऑब्वियस सी बात है यही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। लास्ट जो कथन है, मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, तो जी हाँ, ऑब्वियसली अपनी सेना की टुकड़ी हर इक्तादार को मेंटेन करनी पड़ती थी। आई बात समझ में? सो स्टूडेंट्स, आई होप इक्ता व्यवस्था का कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। In the revenue administration of the Delhi Sultanate, the person in charge of revenue collection was called Amil.
तो आमिल की अभी हमने बात की थी स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में वसूली के प्रभारी को हम आमिल कह सकते हैं। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। यहाँ पर क्या लिखा है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आपको केवल और केवल जो सही कथन है उसको चूज करना है। केवल एक और दो, केवल तीन, ओनली 3 या 1 2 3 तीनों ही सही है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से देखना है क्वेश्चन को। देखो सीधी सी बात है, द इक्ता सिस्टम ऑफ द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वॉज एन एंशिएंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन। क्या हमारे भारत देश की थी? नहीं, इक्ता प्रणाली जो थी वो ओरिजिनली हमारे भारत देश की नहीं थी, उसे हम देशी संस्था नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट्स वेस्टर्न एशिया यानी पश्चिमी एशिया का एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, और बल्कि ये तो मूलतः अरबी होती थी। आई बात समझ में? तो ये वेस्टर्न एशिया की थी और इक्ता प्रणाली मूलतः बेसिकली इसका जो ओरिजिन था वो अरबी था, तो देशी तो नहीं थी, हमारे भारत की ये ओरिजिनल तो नहीं थी। तो ये वाला कथन आपका सीधे तौर पे गलत हो गया। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया, नहीं स्टूडेंट। मीर बख्शी जो है ये पद आप लोगों को मुगल्स के टाइम पे देखने के लिए मिलेगा। मुगल्स में सैनिक प्रशासन, जो सैन्य प्रशासन होता है, जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इवन जो मनसबदारी व्यवस्था होता है, वहां हमें ये पद देखने के लिए मिलता है। कौन सा? मीर बख्शी। तो द पोस्ट ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खिलजी, जी नहीं। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। सेकेंड और थर्ड सीधे तौर पे गलत है। ऑब्वियस सी बात है, केवल फर्स्ट ही स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में सीधे तौर पे आंसर चला जाएगा ए, दैट इज ओनली 1। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए हो जाएगा, ओनली 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स आज का सेशन होता है हमारा यही समाप्त। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए। इसी तरीके से ये तो हम यहाँ पे केवल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे 10 नहीं बल्कि 100 गुना ज़्यादा हम डिटेल में चीज़ों को क्लासेस में कवर करते हैं। तो मेक श्योर कि आप लोग ज़रूर इस सेल का फ़ायदा उठाएं और साथ ही साथ स्टूडेंट्स हमारे साथ कंटिन्यूसली जुड़े रहें, ताकि आपके हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स डे बाय डे, दिनों दिन मजबूत होते जाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और सारे UGC नेट हिस्ट्री एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करिए। Thank you very much students. We will meet again. Until then, keep learning, keep smiling.